Hello friends, today we will discuss Langmuir adsorption isotherm. Okay, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, फ्रेंडलिक adsorption isotherm जो क्या आई थी हमारे पास x upon m is directly proportional to k p raised to power 1 upon n. ओके आज हमने नेक्स्ट आइसोथर्म करनी है, कौन सी? लैंगमेयर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म. ओके सो अकॉर्डिंग टू लैंगमेयर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म यहाँ पे थोड़ी सी अजम्पशंस की गई थी, वो हम देख लेते हैं क्या क्या अजम्पशंस थी. ओके लैंगमेयर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म में माना गया था कि जो भी आपके पास गैसेस मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे सरफेस पे, सॉलिड की सरफेस पे जो भी गैसेस मॉलिक्यूल्स अटैच हो रहे हैं उनमें आपस में कोई भी इंट्रैक्शन नहीं होगी. ओके जितने भी गैसेस मॉलिक्यूल्स वहाँ पे आके अटैच हो रहे हैं वहाँ उसमें गैसेस मॉलिक्यूल्स में आपस में कोई भी इंट्रैक्शन नहीं होगी. देयर शुड नॉट बी एनी इंट्रैक्शन बिटवीन द गैसेस पार्टिकल्स. ओके नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास कि जो भी गैसेस मॉलिक्यूल्स अटैच हो रहे हैं सरफेस के साथ वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लेयर बनाएंगे. मीन्स ओनली मोनो लेयर विल बी फॉर्म्ड. एक ही लेयर बनेगी आपके सॉलिड सरफेस के ऊपर, एक ही लेयर बनेगी जिसको हम बोल देते हैं मोनो लेयर. ओके एंड जो भी गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे. थर्ड बात, जो आपके पास गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं वो किस पे आके अटैच होंगे? सरफेस के ऊपर. सरफेस के ऊपर क्या होंगी? वेकेंट साइट्स होंगी जहाँ पे आके मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे. सो जो वेकेंट साइट्स का नंबर होगा वो एक फिक्स नंबर होगा. ओके आप बोल सकते हो एन एडसॉर्बेंट सरफेस शुड हैव अ फिक्स नंबर ऑफ वेकेंट साइट्स. एडसॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर फिक्स नंबर ऑफ वेकेंट साइट्स होती हैं जहाँ पे आके गैसेस मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं. ओके नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जैसे ही एडसॉर्प्शन हो रही है वैसे ही डिसॉर्प्शन भी हो रही है. डिसॉर्प्शन का मीनिंग क्या है कि जो गैसेस मॉलिक्यूल्स अटैच हो रहे हैं वो रिमूव भी हो रहे हैं. ओके सो मीन्स रेट ऑफ एडसॉर्प्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिसॉर्प्शन. मीन्स जो आपके पास एडसॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन प्रोसेसेस हैं वो दोनों की दोनों डायनामिक इक्विलिब्रियम में होती है. ओके सो फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा कि जो गैसेस मॉलिक्यूल है उसको हम अगर G से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके एंड जो सरफेस है उसको हम S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जब ये एडसॉर्ब हो जाएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा? GS. GS क्या है? GS क्या है आपके पास? ऑक्युपाइड साइट. एंड S क्या है आपके पास? वेकेंट साइट. G क्या है? गैसेस मॉलिक्यूल्स. ओके सो आपके पास G क्या है? गैसेस मॉलिक्यूल. G क्या है आपके पास? गैसेस मॉलिक्यूल. S क्या है? वेकेंट साइट, सरफेस के ऊपर वेकेंट साइट. एंड GS क्या है आपके पास? ऑक्युपाइड साइट. गैसेस मॉलिक्यूल ने वेकेंट साइट को ऑक्युपाई कर लिया है, वो है आपके पास GS. अब देखो जितना रेट आपके पास एडसॉर्प्शन का है उतना ही रेट क्या है? डिसॉर्प्शन का है. मीन्स ये दोनों प्रोसेसेस डायनामिक इक्विलिब्रियम में होती रहती हैं. अब देखो लेट अस सपोज हमने क्या सपोज किया कि जो कॉन्सेंट्रेशन है, concentration of the vacant sites means total number of sites that are available on the surface is CS. means total number of sites वो कितनी है? CS क्या है आपके पास? concentration of vacant sites या फिर आप बोल सकते हो concentration of total sites on the surface. ओके टोटल नंबर ऑफ साइट्स कितनी है आपके पास? CS. अब देखो टोटल नंबर ऑफ साइट्स क्या है? CS है. एंड जो आपके पास G है गैसेस मॉलिक्यूल की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको आप किससे रिप्रेजेंट करोगे? प्रेशर के साथ. बिकॉज गैस का हमेशा हम क्या यूज करते हैं? प्रेशर. ओके जो G की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो किसके इक्वल होगी? P के इक्वल. अब देखो टोटल नंबर ऑफ साइट्स कितनी है? CS. अब देखो अगर आपने थीटा निकालना है, थीटा क्या है आपके पास? फ्रैक्शन ऑफ ऑक्युपाइड साइट्स. फ्रैक्शन ऑफ ऑक्युपाइड साइट्स क्या है आपके पास? थीटा. सो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? थीटा किसके इक्वल है? नंबर ऑफ ऑक्युपाइड साइट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ साइट्स. अब देखो ऑक्युपाइड साइट्स कितनी है? नंबर ऑफ ऑक्युपाइड साइट्स. थीटा क्या है आपके पास? फ्रैक्शन ऑफ ऑक्युपाइड साइट्स. मींस आपके पास कितनी क्या है? ऑक्युपाई होगी साइट्स. कितनी साइट्स ऑक्युपाई होगी? GS की कंसेंट्रेशन. GS आपको क्या बताता है? नंबर ऑफ ऑक्युपाइड साइट्स एंड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ साइट्स. ये किसके इक्वल आ गया? थीटा के इक्वल. एंड अगर आप 1 माइनस थीटा लिखोगे, 1 माइनस थीटा का मीनिंग क्या है? फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्युपाइड साइट्स. फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्युपाइड साइट्स.
ये कितना आ जाएगा आपके पास, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस डिवाइडेड बाई सी एस, क्योंकि एस क्या बताता है आपको, नंबर ऑफ अनऑक्युपाइड साइट्स। अब देखो ये थीटा भी आ गया आपके पास, 1 माइनस थीटा भी आ गया। अब देखो जो आपके पास रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो रेट ऑफ डिसॉर्प्शन के इक्वल है, मीन्स आप लिख सकते हो आर ए इज इक्वल टू आर डी। सपोज जो एड्सॉर्प्शन का रेट कांस्टेंट है वो के ए है एंड डिसॉर्प्शन का रेट कांस्टेंट के डी है, के ए के डी। तो आपके पास रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू के ए जी की कॉन्सेंट्रेशन इंटू एस की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू आर डी, डिसॉर्प्शन का रेट कितना होगा, के डी इंटू जी एस की कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सो अब देखो जी की कॉन्सेंट्रेशन हम क्या पुट करेंगे, पी, क्योंकि जी की कॉन्सेंट्रेशन को हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे। जी की कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग क्या है, गैसेस मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन। हम गैसेस मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन को प्रेशर की टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या आ गया, के ए पी। एस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, अगर आप यहाँ से एस की कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, सी एस इंटू 1 माइनस थीटा, सी एस इंटू 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू के डी। जी एस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, थीटा इंटू सी एस, मीन्स आप यहाँ पे क्या पुट करोगे, थीटा इंटू सी एस। ये सी एस से सी एस कैंसिल हो गया, सो मीन्स आपके पास क्या आ गया, के ए अपॉन के डी, के ए अपॉन के डी इंटू पी इज इक्वल टू थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा। मैंने क्या किया, 1 माइनस थीटा को इधर ले आई, के डी को इधर ले आई। ओके, सो अब देखो के ए अपॉन के डी, के ए अपॉन के डी क्या है, फॉरवर्ड का डिवाइडेड बाय बैकवर्ड का, यही क्या होता है आपके पास, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, सो मींस आप के ए अपॉन के डी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा। इस जो ये जो आपके पास कैपिटल के है ये किसके इक्वल है, के ए अपॉन के डी। इस कैपिटल के को हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन कोफिशिएंट, एड्सॉर्प्शन कांस्टेंट बोल दो आप, चलो एड्सॉर्प्शन कांस्टेंट बोल दो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल दो, एक ही बात है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। ओके, सो मीन्स आपके पास क्या आ गया, के पी इज इक्वल टू थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा। यही क्या है आपके पास, लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। अभी हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, 1 अपॉन वी एड्सॉर्ब वो हम निकालते हैं अभी। ओके, के पी किसके इक्वल आ गया, थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा। ये किसकी टर्म्स में है, के पी की टर्म्स में। के पी किसके इक्वल आ गया, थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा। अगर आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, अगर आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, यस देखो आपके पास जो के पी है वो किसके इक्वल आ गया, के पी इज इक्वल टू थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा, थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा। अगर आप रेसिप्रोकल कर दो तो आपके पास 1 माइनस थीटा अपॉन थीटा किसके इक्वल आ गया, 1 अपॉन के पी के इक्वल आ गया। ओके, सो मीन्स 1 अपॉन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन के पी। यहाँ से अगर आप थीटा निकालोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, के पी अपॉन 1 प्लस के पी। थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, के पी अपॉन 1 प्लस के पी। मीन्स आप थीटा की टर्म्स में भी लिख सकते हो एंड आप के पी की टर्म्स में भी लिख सकते हो। पी क्या है आपके पास, प्रेशर ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल्स, के क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, थीटा क्या है फ्रैक्शन ऑफ ऑक्युपाइड साइट्स। ओके, सो थीटा किसके इक्वल आ गया, के पी अपॉन 1 प्लस के पी एंड के पी किसके इक्वल है, थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा। ओके, सो ये काफ़ी टाइम्स पूछा गया है एग्जाम में, मैं बाद में क्वेश्चन नहीं लिखूंगी क्योंकि यही सिर्फ और सिर्फ आपको लैंगमियर इक्वेशन ही पूछी गई है। ओके, लैंगमियर इक्वेशन ही पूछी गई है कि लैंगमियर इक्वेशन क्या होती है, थीटा इज इक्वल टू के पी अपॉन 1 प्लस के पी होती है एंड के पी इज इक्वल टू थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा होते हैं। ओके, सो अब देखो अगर आपने आइसोथर्म निकालनी है मीन्स आप क्या करोगे, थीटा को क्या पुट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ एड्सॉर्ब्ड। मीन्स आप कैसे पुट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम आप थीटा को क्या पुट कर सकते हो। सपोज आपने जो भी मोनोलेयर बनानी है सरफेस के ऊपर वो किस पे डिपेंड करता है कि वो मोनोलेयर बनाने के लिए कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है, एड्सॉर्बेंट का हमने कितना टोटल वॉल्यूम लिया है, सो दैट उस पर क्या है एक मोनोलेयर बन जाए। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी एम। वी एम क्या है, वी एम क्या है आपके पास, मिनिमम वॉल्यूम टू फॉर्म मोनोलेयर, टू फॉर्म मोनोलेयर। लैंगमियर एड्सॉर्प्शन, लैंगमियर ने क्या बोला था कि सिर्फ और सिर्फ मोनोलेयर ही बनती है। ओके, सो आपके पास जो वी एम है वो हमने मान लिया मिनिमम वॉल्यूम टू फॉर्म मोनोलेयर है। ओके, जो वी एड्सॉर्ब्ड है, वी एड्सॉर्ब्ड क्या है, वॉल्यूम एड्सॉर्ब्ड, वॉल्यूम एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस।
या आप लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस। ओके, सो अब देखो जो थीटा है, थीटा क्या है, फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइड्स, मींस कितना फ्रैक्शन, कितना वॉल्यूम का फ्रैक्शन ऑक्यूपाई हो गया, उसका मतलब क्या है, कितना वॉल्यूम एब्जॉर्ब हो गया डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। उसका मतलब तो आपने क्या है, थीटा क्या है, फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइड्स, इसका मतलब क्या है, कितना वॉल्यूम एब्जॉर्ब हो गया डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। सो मींस कितना वॉल्यूम एब्जॉर्ब हो गया, वी एब्जॉर्ब, तो आप थीटा को क्या पुट कर सकते हो, वी एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय वी मोनो। वी मोनो का मतलब क्या है, मोनो लेयर बनाने के लिए मिनिमम आपको कितना वॉल्यूम चाहिए, वो है आपके पास वी मोनो। ओके, वी एब्जॉर्ब्ड अपॉन वी मोनो इज इक्वल टू के पी अपॉन 1 प्लस के पी। सो आपके पास क्या आ गया, वी एब्जॉर्ब्ड अपॉन वी मोनो इज इक्वल टू के पी अपॉन 1 प्लस के पी। ओके, सो अगर आपको शिफ्टिंग करोगे, यहाँ पे थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस के पी अपॉन वी मोनो इज इक्वल टू के पी अपॉन वी एब्जॉर्ब्ड। ओके, सो मीन्स जो आपके पास 1 अपॉन वी एब्जॉर्ब्ड है, आपने क्या किया, के पी को इधर ले आए, तो 1 अपॉन वी एब्जॉर्ब्ड बच गया, वो किसके इक्वल आ गया, 1 अपॉन के पी वी एम प्लस 1 अपॉन के पी के साथ ही के पी कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन वी एम। मीन्स आपके पास ये इक्वेशन बन गई। ये क्या इक्वेशन है, 1 अपॉन वी एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू 1 अपॉन के पी वी एम प्लस 1 अपॉन वी एम। ओके, सो अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ क्या आएगा, देखो ग्राफ क्या आएगा, अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो किस किस के बीच में, 1 अपॉन वी एब्जॉर्ब्ड वर्सेस 1 अपॉन पी के वर्सेस 1 अपॉन पी। ओके, आपने ग्राफ प्लॉट किया 1 अपॉन वी एब्जॉर्ब्ड वर्सेस 1 अपॉन पी, तो इसकी जो स्लोप है, कैसा ग्राफ आएगा, या स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। इसकी जो स्लोप होगी वो कितनी होगी, स्लोप इज इक्वल टू 1 अपॉन के वी एम, एंड जो इंटरसेप्ट होगा वो कितना होगा, 1 अपॉन वी एम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आया भी हुआ है। मैं इसके क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी ग्राफ के बेस्ड, क्योंकि ग्राफ ऐसे सच ही पूछा गया है, आपको दिया होगा स्लोप, दिया होगा इंटरसेप्ट, दिया होगा, कुछ ना कुछ निकालना होगा। जैसे आपको स्लोप दे दिया एंड इंटरसेप्ट दे दिया, तो आपको के की वैल्यू निकालनी है, तो वो इजीली निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 1 अपॉन के वी एम है, यहाँ पे 1 अपॉन वी एम है, दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो अगर हम बात करें के की यूनिट्स की, आपको क्या लगता है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी यूनिट्स क्या होती है, के की यूनिट्स। अगर आप के की यूनिट्स देखो, के किसके इक्वल है, के ए अपॉन के डी। यहाँ से देखने से क्या पता लगता है आपको कि के यूनिटलेस है, यहाँ से देखिए आप यही बताओगे ना कि के यूनिटलेस है। अरे यहाँ से देखिए यही पता लग रहा है कि के यूनिटलेस है, क्योंकि के किसके इक्वल है, के ए अपॉन के डी के। बट आप यहाँ से देखो 1 अपॉन वी एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू 1 अपॉन के पी वी एम प्लस 1 अपॉन वी एम, ये भी वॉल्यूम की यूनिट्स हैं, ये भी वॉल्यूम की यूनिट्स हैं। अब इसको भी तो वॉल्यूम की यूनिट्स से होना पड़ेगा ना, इस टर्म को भी वॉल्यूम की यूनिट्स होना पड़ेगा। इस टर्म को अगर वॉल्यूम की यूनिट्स होना पड़ेगा, मीन्स के की यूनिट्स कितनी होनी चाहिए, 1 अपॉन पी की यूनिट्स जैसे 1 अपॉन पी की अगर यूनिट्स होगी तो पी की यूनिट के साथ पी की यूनिट कैंसिल हो जाएगी, ये भी 1 अपॉन वी एम बन जाएगा, मीन्स वॉल्यूम की यूनिट बन जाएगी। बात समझ में आई ना, ये वॉल्यूम की यूनिट है, ये वॉल्यूम की यूनिट है। अगर आपको ये भी वॉल्यूम की यूनिट चाहिए, ये वाली टर्म भी वॉल्यूम की यूनिट चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, के को 1 अपॉन पी की टर्म्स में लिखना पड़ेगा। मीन्स जो के की यूनिट्स होंगी वो रेसिप्रोकल ऑफ आपके पास क्या होंगी, प्रेशर वाली यूनिट्स होंगी, रेसिप्रोकल ऑफ प्रेशर की यूनिट्स होंगी। सो मीन्स जो के की यूनिट्स होती हैं, जो के की यूनिट्स होती हैं वो आप 1 अपॉन पी की यूनिट्स जैसी होती हैं। ओके, या फिर आप पास्कल इनवर्स लिख लो, जो भी आपको दिया हुआ है पास्कल इनवर्स लिख लो, या फिर एटमॉस्फेयर पर एटमॉस्फेयर लिख लो, कि जो भी प्रेशर की यूनिट्स होंगी उसके रेसिप्रोकल होंगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन की यूनिट्स। ओके, आपने इसको यूनिटलेस नहीं बोलना। ओके, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एब्जॉर्प्शन है वो क्या है, यूनिटलेस है, या फिर कोई यूनिट्स होती हैं, यस 1 अपॉन पी की यूनिट्स होती हैं किसकी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन की। ओके, सो ये आपके पास आ गया था 1 अपॉन वी एब्जॉर्ब्ड वर्सेस 1 अपॉन पी का ग्राफ। कैसे आया था, आपने क्या किया था, जो वी एब्जॉर्ब्ड अपॉन वी मोनो था उसको किसके इक्वल रखा हुआ था, के पी अपॉन 1 प्लस के पी। ओके, सो ये तो आपके पास ग्राफ आया 1 अपॉन वी एब्जॉर्ब्ड वर्सेस 1 अपॉन पी। अगर आपको ग्राफ चाहिए पी अपॉन वी एब्जॉर्ब्ड वर्सेस पी में, पी अपॉन वी एब्जॉर्ब्ड वर्सेस पी में, तो आप इसको सोल्व करोगे, वो आपके पास आ जाएगा पी अपॉन वी एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू, आपको किस में चाहिए, पी में ग्राफ चाहिए। ओके, सो अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो पी जो स्लोप आती है ना, इसकी जो स्लोप आती है वो कितनी आती है, 1 अपॉन वी एम, मीन्स पी अपॉन वी एम आएगा, प्लस एंड जो इंटरसेप्ट आता है वो आता है 1 अपॉन के वी एम, मीन्स 1 अपॉन के वी एम आएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ स्लोप और इंटरसेप्ट याद रखा करो, इक्वेशन अपने आप बन जाएगी। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ग्राफ किस किस के बीच में बनेगा, एंड आपको स्लोप पता होना चाहिए, इंटरसेप्ट पता होना चाहिए, आपका जो इक्वेशन है वो तुरंत रेडी हो जाएगा। अब देखो, जैसे आपने ग्राफ बनाना है,
ग्राफ किस किस में बीच में बनाना है, पी अपॉन वी एब्जॉर्ब वर्सेस पी में जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आएगा, जो स्लोप है वो क्या होगी, यस। अब क्या है, ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। जब आपने 1 अपॉन वी एब्जॉर्ब वर्सेस 1 अपॉन पी का ग्राफ बनाया था तो स्लोप क्या आई थी 1 अपॉन के वी एम, एंड जो इंटरसेप्ट था वो क्या था 1 अपॉन वी एम। अब यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगी 1 अपॉन वी एम, एंड जो इंटरसेप्ट है वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन के वी एम। ओके, सो आपने बड़े ध्यान से देखना है कि जो ग्राफ दिया हुआ है आपको एग्जाम में वो पी अपॉन वी एब्जॉर्ब वर्सेस पी का दिया हुआ है या फिर 1 अपॉन वी एब्जॉर्ब वर्सेस 1 अपॉन पी का दिया हुआ है। ओके, सो ये आपने बड़े ध्यान से करना है, दोनों ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है, आपको कैसे भी आ सकता है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन आता है अगर आता भी है, क्योंकि आपको वैसे तो ना ग्राफ देखने की भी जरूरत नहीं है। आपको क्या दिया होगा, आपको दिया होगा सपोज आपको वी एम दिया हुआ है, आपको वी एम, आपको स्लोप दी हुई है, चलो आपको स्लोप दी हुई है, स्लोप कितनी दी हुई है, ये वैसे हम क्वेश्चन बाद में भी करेंगे। स्लोप आपको ना दी हुई है 1 अपॉन के वी एम है ना, जैसे 1 अपॉन के वी है तो यूनिट्स कितनी होंगी पास्कल इनवर्स पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड आपको इंटरसेप्ट दिया हुआ है, इंटरसेप्ट की यूनिट्स क्या होंगी आपके पास 1 अपॉन वी एम मीन्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो आपको निकालना क्या है, आपको निकालने के लिए बोलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आपको साथ में लिखा भी होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पास्कल इनवर्स। सो मीन्स आप ना यूनिट से भी निकाल सकते हो, अगर आपको बोला गया है इन टर्म्स ऑफ पास्कल इनवर्स आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो। सपोज आपको कुछ नहीं आता, आपको ना पता भी नहीं कि स्लोप क्या होती है, इंटरसेप्ट क्या होता है, आपको ये भी नहीं पता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, तो भी आप निकाल सकते हो इस क्वेश्चन को। कैसे, यूनिट्स मैच करके। आपको पास्कल इनवर्स यूनिट्स चाहिए, पास्कल इनवर्स देखो कैसे बन सकती हैं, अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे तो पास्कल इनवर्स यूनिट्स बन जाएंगे, मीन्स स्लोप को इंटरसेप्ट से डिवाइड कर दोगे तो आप सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, मीन्स आपके पास पास्कल इनवर्स में आ जाएगा आंसर। सो ऐसे ना इस तरह से मीन्स यूनिट्स देख के क्वेश्चन आराम से 2-3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं नेट के पेपर में जो सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स देख के ही हो जाते हैं। अगर आप कंडक्टेंस के क्वेश्चंस देखो ना, कंडक्टेंस के क्वेश्चंस बिल्कुल यूनिट्स दे के हो जाएंगे, यूनिट्स दे के ही आप क्वेश्चन कर दोगे, बेशक आपको फॉर्मूला भी नहीं आता। ओके, सो ये दोनों ग्राफ्स आप ध्यान में रखना, पी अपॉन वी एब्जॉर्ब्ड वर्सेस पी का एंड 1 अपॉन वी एब्जॉर्ब्ड वर्सेस 1 अपॉन पी का, ये दोनों ग्राफ्स ही इंपॉर्टेंट हैं। ओके, सो अब हम कर रहे हैं जैसे हमने किया था जी से, जी प्लस एस से हमने किया था जी एस बन रहा है। ओके, जी हमने गैस ले ली थी, अब आप कर रहे हो लैंगमियर एडसॉर्प्शन आइसोटोम इन टर्म्स ऑफ डिसोसिएशन मैकेनिज्म। इसका मतलब क्या है कि जो गैसेस मॉलिक्यूल है वो एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में, अब वो एटम्स की फॉर्म में पहले एटम बनेगा, मीन्स वो पहले डिसोसिएट होगा और फिर जाके एडसॉर्ब होगा, मीन्स जो गैसेस मॉलिक्यूल है वो पहले डिसोसिएट होगा फिर जाके वो एडसॉर्ब होगा। ओके, सो उसके लिए देखो सपोज आपके पास G2 है, सपोज आपके पास G2 मॉलिक्यूल है, वो पहले G एटम्स में क्या होगा डिसोसिएट होगा फिर जाके सरफेस पे एडसॉर्ब होगा। अब देखो सरफेस पे सपोज आपके पास साइड्स हैं, सारी की सारी साइड्स इक्विवेलेंट होती हैं, सारी की सारी साइड्स इक्विवेलेंट होती हैं एंड फिक्स्ड नंबर ऑफ साइड्स आर देयर। अब देखो ये भी एस है, ये भी एस है, ये भी एस है, सारी की सारी साइड्स क्या हैं आपके पास एस है। ओके, सो अब आपने G2 मॉलिक्यूल लिया, G2 का तो एक ही मॉलिक्यूल होगा पर आपके पास ये जो वेकेंट साइट्स हैं ये कितनी ऑक्यूपाई हो जाएंगी, 2 ऑक्यूपाई हो जाएंगी, क्योंकि अब 2 G एटम्स बनेंगे वो जाके एडसॉर्ब होंगे। सो मीन्स आपके पास यहाँ पे भी G लग जाएगा, यहाँ पे भी G लग जाएगा, 2 साइड्स ऑक्यूपाई होंगी अगर एक G2 का मॉलिक्यूल आता है। मीन्स अगर इसको आप कैसे लिखोगे कि एक G2 के मॉलिक्यूल से प्लस 2S से क्या बन रहा है 2GS बन रहा है, इसका मतलब तो यही हुआ ना। सो अगर आप यहाँ से निकाल के देखोगे, अगर आप RA लिखोगे तो RA किसके इक्वल हो जाएगा KA G2 की कॉन्सेंट्रेशन इंटू S की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, एंड जो आपके पास RD है वो किसके इक्वल हो जाएगा KD GS की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। ओके, जो GS की कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी आई थी हमारे पास, यस आपके पास क्या था, जो आपके पास थीटा था वो किसके इक्वल था, थीटा इज इक्वल टू GS की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई CS, एंड जो 1 माइनस थीटा था वो किसके इक्वल था आपके पास S की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई CS। अब देखो जो अगर आप इन दोनों को इक्वल रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा KA G2 की कॉन्सेंट्रेशन, G2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या है आपके पास प्रेशर ही है, S की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, S की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है CS का स्क्वायर 1 माइनस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू KD, यहाँ पे कितना आ जाएगा KD GS की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर मीन्स थीटा का स्क्वायर CS का स्क्वायर, CS का स्क्वायर CS का स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया KA अपॉन KD इंटू P इज इक्वल टू थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा का होल स्क्वायर।
ओके, सो मीन्स आपके पास क्या आ गया, के अपॉन के डी को आप के पी लिख लो। ओके, के क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के पी इज इक्वल टू थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा, इधर हमने अंडर रूट लिख लिया। ओके, सो अगर आप यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालोगे वैसे इसका रेसिप्रोकल करके, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ऑफ के पी अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ के पी। ओके, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहाँ पे G2 लिया है, अगर आपने यहाँ पे G2 गैस लिया है, तो आपके पास थीटा क्या आया, रूट ऑफ के पी अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ के पी। ये भी पहले क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन पहले आया हुआ। अगर आपको कोई भी n मॉलिक्यूल गैस है, कोई भी आपके पास जो गैसेस मॉलिक्यूल है, सपोज n एटम से मिलकर बना हुआ है, G3 से मिलकर बना हुआ है, Gn से मिलकर, G4 G5 कितना भी, सो अगर आपको वो एटम, वो मॉलिक्यूल Gn एटम से मिलकर बना हुआ है, तो आपके पास जो थीटा है वो किसके इक्वल आ जाएगा, के पी रेज टू पावर 1 अपॉन n डिवाइडेड बाई 1 प्लस के पी रेज टू पावर 1 अपॉन n। बस आपने करना क्या है कि जितने भी वो डिसोशिएट होके एटम्स बना रहे हैं, गैसेस मॉलिक्यूल डिसोशिएट होके जितने भी एटम्स बना रहे हैं, वो आपने n लेट कर लेना है। सपोज n एटम्स बना रहा है, 4 बना रहा है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 2 एटम्स बना रहा था ना, G2 था, 2 एटम्स G के बना रहा था, जो जाके यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहे थे, तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, के पी रेज टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस के पी रेज टू पावर 1/2। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले काफ़ी बार आया भी हुआ है। ओके, सो थीटा किसके इक्वल आता है, रूट ऑफ के पी अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ के पी। अगर आप G2 मॉलिक्यूल लेते हो, अगर आप G3 लोगे, तो आपके पास थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, के पी रेज टू पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस के पी रेज टू पावर 1/3। अगर आपके पास Gn का मॉलिक्यूल है, तो आपके पास जो थीटा है वो किसके इक्वल आ जाएगा, के पी रेज टू पावर 1 अपॉन n डिवाइडेड बाई 1 प्लस के पी रेज टू पावर 1 अपॉन n। ओके, सो अब हम देख रहे हैं कि जो इंथैल्पी चेंज आता है एब्जॉर्प्शन में, जो इंथैल्पी चेंज आता है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, इंथैल्पी चेंज हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे देखो आपके पास क्या है, थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू के पी होता है ना, ये हमें पता ही है, ये हमें पता है कि थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, के पी के इक्वल होता है। मीन्स 1 माइनस थीटा अपॉन थीटा 1 अपॉन के पी के इक्वल है। मीन्स 1 माइनस थीटा अपॉन थीटा इंटू के इज इक्वल टू 1 अपॉन पी। अगर आप इसका लॉग ले लो, अगर आप इसका लॉन ले लो, तो क्या बन जाएगा, लॉन ऑफ 1 माइनस थीटा अपॉन थीटा प्लस लॉन के इज इक्वल टू माइनस लॉन पी। अगर आप इसका विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डेरिवेटिव करोगे, तो क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डेरिवेटिव, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, डी लॉन के अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस डी लॉन पी अपॉन डी टी। अब देखो हमने किया ही हुआ है, क्या किया हुआ है, वांट ऑफ इक्वेशन। वांट ऑफ इक्वेशन हमने थर्मोडायनेमिक्स में की थी। ओके, सो वांट ऑफ इक्वेशन क्या होती है कि जो डी लॉन के अपॉन डी टी होते हैं वो किसके इक्वल होता है, डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वेयर। ओके, सो अब देखो डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वेयर अगर आप यहाँ पे पुट करोगे, तो मीन्स डी लॉन पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वेयर। अब देखो ये मन नेगेटिव साइन मैंने इधर लिख लिया। ओके, अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, मीन्स डी लॉन पी है ना, डी लॉन पी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वेयर डी टी। अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे, प्रेशर को आप ले लोगे फ्रॉम P1 टू P2 एंड इसको आप ले लोगे फ्रॉम T1 टू T2, तो आपके पास क्या आ जाएगा, लॉन ऑफ P2 अपॉन P1, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डी लॉन P है, यहाँ पे क्या है, बाहर इंटीग्रेट है, यहाँ पे D है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, लॉन ऑफ P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन आर। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर की आपने क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी है, वो क्या आ जाएगी, 1 अपॉन टी आ जाएगी, T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ओके, सो ये हो गया आपके पास लॉन ऑफ P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। अगर आपको पता है एक टेम्परेचर पे इतना प्रेशर आया है, तो दूसरे टेम्परेचर पे आप उतना प्रेशर निकाल सकते हो। मीन्स आपको डेल्टा एच पता होनी चाहिए, या फिर आप इस इक्वेशन से डेल्टा एच भी निकाल सकते हो। इसको हम बोलते हैं आइसोस्टेरिक इंथैल्पी चेंज, आइसोस्टेरिक इंथैल्पी चेंज ऑफ एब्जॉर्प्शन। ओके, सो आपके पास क्या आया, लॉन ऑफ P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ये आपने याद रखना है। अब हम निकाल रहे हैं, आपने सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया के कितना एरिया एब्जॉर्ब हो गया, कितना एरिया एब्जॉर्बेंट का एब्जॉर्ब हो गया, मीन्स एब्जॉर्बेंट का कितना एरिया गैसेस मॉलिक्यूल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, वो अब हमने निकालना है। ओके, टोटल सरफेस एरिया, सो वो किसके इक्वल होगा, टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए इनटू कितना एरिया है एक मॉलिक्यूल का। ओके, सो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
इंटू एरिया ऑफ ईच मॉलिक्यूल इंटू एरिया ऑफ ईच मॉलिक्यूल। ओके, अब हमने एरिया ऑफ ईच मॉलिक्यूल निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। अब देखो आपको पता ही है कि जो 22.4 लीटर अगर वॉल्यूम है, 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ गैस, उसमें एन ए मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, एन ए मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर आपने वी एम देखने, अगर आप वी एम, बिकॉज आपके पास जो मोनोलेयर का वॉल्यूम होता है वो कितना होता है वी एम, आपको सिर्फ और सिर्फ उतने वॉल्यूम में ही आपको गैसेस मॉलिक्यूल्स अटैच करने हैं। सो मीन्स वी एम वॉल्यूम के लिए करने हैं। सो वी एम वॉल्यूम के लिए आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाएंगे वहाँ पे, एन ए अपॉन 22.4 इंटू वी एम, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वहाँ पे अटैच हो जाएंगे। ओके, आपके सरफेस के ऊपर अटैच हो जाएंगे, इतने कितने, एन ए अपॉन 22.4 इंटू वी एम। ओके, सो अब देखो ये आ गया आपके पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर अब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द अब्जॉर्बेंट। सो अब देखो, अब आपको जैसे ही अब्जॉर्बेट का गैसेस मॉलिक्यूल आएगा, कोई गैसेस मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल है वो स्फेरिकल शेप में होगा। अब जैसे वो स्फेरिकल शेप में आके सरफेस के ऊपर अटैच होगा तो वो तो सर्कल की शेप में ही अटैच होगा ना। मीन्स जो अब्जॉर्बेट का मॉलिक्यूल आ रहा है वो आके अटैच हो रहा है, वो है तो स्फेरिकल शेप में, बट आके जब इसको सरफेस को टच करेगा तो उसका एक स्फेरिकल शेप में तो नहीं करेगा ना, सर्कल की शेप में करेगा। मीन्स जो हम अब्जॉर्बेट का एरिया लेते हैं ना, जो अब्जॉर्बेट का एरिया लेते हैं वो हम पाई आर स्क्वायर लेते हैं। जो अब्जॉर्बेंट का, अगर हमने अब्जॉर्बेंट का एरिया लेना है, अब्जॉर्बेंट का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर लेते हैं, क्योंकि अब्जॉर्बेंट क्या है आपके पास एक स्फेरिकल शेप में होगा। जो भी आपके पास वेकेंट साइट्स होंगी वो स्फेरिकल शेप में होंगी, बट जैसे ही आपका अब्जॉर्बेट मॉलिक्यूल आके लगेगा, अब्जॉर्बेट मॉलिक्यूल स्फेरिकल शेप में आ रहा है, स्फेरिकल शेप होती है, वो आ रहा है स्फेरिकल शेप में, बट जैसे ही वो टच करेगा वो तो एक सर्कल की शेप में टच करेगा ना। ओके, सो मीन्स आपके पास क्या हो गया, अगर आप एरिया लिखोगे, एरिया वो कितना है पाई आर स्क्वायर, एरिया कितना है आपके पास पाई आर स्क्वायर, आर क्या है रेडियस। ओके, गैसेस मॉलिक्यूल का रेडियस। अब देखो आपके पास एरिया पाई आर स्क्वायर है, एरिया ऑफ हमें ईच मॉलिक्यूल चाहिए। सो हमें आर की वैल्यू चाहिए। आर की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, सो हमें डेंसिटी पता होगी। डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास अपॉन वॉल्यूम के। अब वॉल्यूम किसका लेना है, हमने उस गैसेस मॉलिक्यूल का लेना है, मीन्स वो स्फीयर का लेना है। वो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सो आप यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब लिखोगे तो मीन्स आपके पास रो किसके इक्वल आ गया, एम अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। मीन्स जो आपके पास आर क्यूब है वो किसके इक्वल आ गया, एम अपॉन रो, यहाँ पे 3 लिख लो, यहाँ पे 4 लिख लो, पाई इसके इक्वल आ गया है। मीन्स यहाँ से आपके पास आर की वैल्यू आ गई 3m अपॉन 4 रो पाई रेज टू पावर 1/3। ये आर की वैल्यू आ गई आपके पास। ओके, सो अब देखो आर की वैल्यू आ गई, अब आपने एरिया निकालना है। एरिया किसके इक्वल हो गया, मीन्स आप ना टोटल सरफेस एरिया ही लिख लो, टोटल सरफेस एरिया। ये किसके इक्वल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने आए आपके पास, सो वो लिख लो Na अपॉन 22.4 इंटू वी एम इंटू एरिया ऑफ ईच मॉलिक्यूल। एरिया ऑफ ईच मॉलिक्यूल कितना है पाई आर स्क्वायर। मीन्स आप यहाँ पे पाई लिखो, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू आपके पास ये आ गई, इसका स्क्वायर कर दो, मीन्स 3m डिवाइडेड बाई 4 रो पाई रेज टू पावर 2/3। ये आपके पास क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया किसका, अब्जॉर्बेंट का, के अब्जॉर्बेंट का कितना एरिया अब्जॉर्ब कर लिया है किसने, गैसेस मॉलिक्यूल्स ने। सो सबसे पहले देखो हमने क्या किया है, हमने देखा कि जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने गैसेस मॉलिक्यूल्स आए इनटू उस एक गैसेस मॉलिक्यूल का एरिया, वो आ जाएगा आपके पास टोटल सरफेस एरिया के कितना सरफेस एरिया उसने अब्जॉर्ब कर लिया। 22.4 लीटर के लिए आपको कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, Na मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब हमने वीएम वॉल्यूम ही लेना है, क्योंकि वीएम वॉल्यूम पे ही वो अब्जॉर्ब होंगे। सो वीएम वॉल्यूम में इतने मॉलिक्यूल्स आ गए। फिर हमने क्या निकाला, एरिया निकाला। एरिया को आप भूल के भी यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर मत लिख देना, क्योंकि ये एरिया, ये वाला एरिया किसका है, ये जो हमने एरिया लिखा है, एरिया ऑफ ईच मॉलिक्यूल लिखना है, एरिया ऑफ ईच अब्जॉर्बेट मॉलिक्यूल मीन्स एरिया ऑफ ईच गैसेस मॉलिक्यूल। सो मीन्स ये एरिया किसके इक्वल आएगा, पाई आर स्क्वायर। अगर आपको एरिया चाहिए अब्जॉर्बेंट का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सो प्लीज़ ध्यान से समझो, यही एक कन्फ्यूजन करने वाली बात होती है। जो अब्जॉर्बेंट का एरिया होता है वो हम 4 पाई आर स्क्वायर लेते हैं, बट अब्जॉर्बेट का एरिया हम पाई आर स्क्वायर लेते हैं। वो अब्जॉर्बेट का पाई आर स्क्वायर क्यों लेते हैं, वो आता तो स्फेरिकल शेप में है, जो गैसेस मॉलिक्यूल है वो है तो स्फेरिकल में, बट जब वो सरफेस को टच करेगा, कोई भी स्फीयर अगर सरफेस को टच कर रहा है वो तो एक सर्कल की शेप में ही टच करेगा। ओके, सो इसलिए हमने यहाँ पे सर्कल का एरिया लिखा है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। सो फिर हमने डेंसिटी की हेल्प से आर की वैल्यू निकाल ली थी, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। ये आपके पास आ गया टोटल सरफेस एरिया।
ओके, सो ये था टोटल सरफेस एरिया। अब हम देख रहे हैं कि अगर आपने रेजिडेंस टाइम निकालना है वो कैसे निकाल सकते हैं। रेजिडेंस टाइम का मतलब क्या है कि कोई भी, जैसे हमें पता है एब्जॉर्प्शन हो रही है तो डिसॉर्प्शन भी हो रही है। सो मीन्स एक गैसेस मॉलिक्यूल कितना टाइम रुका सरफेस के ऊपर, वो हमने निकालना है रेजिडेंस टाइम। वो हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे देखो इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी आर्हीनियस इक्वेशन की। आर्हीनियस इक्वेशन क्या होती है, K इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई एड्जॉर्ब्ड अपॉन आर टी। ओके, ई एड्जॉर्ब्ड अपॉन आर टी। ई एड्जॉर्ब्ड क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, कितनी एनर्जी उसको चाहिए उस सरफेस पे डिजॉल्व होने के लिए, मीन्स उस सरफेस से रिमूव होने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वो है ई एड्जॉर्ब्ड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एड्जॉर्प्शन। कितनी एनर्जी चाहिए एक गैसेस मॉलिक्यूल को डिजॉल्व करने के लिए, एक गैसेस मॉलिक्यूल को सरफेस से रिमूव करने के लिए, वो है ई एड्जॉर्प्शन। मीन्स K इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई एड्जॉर्प्शन अपॉन आर टी। मीन्स आपके पास जो K है, जो A होता है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर होता है ना। जो A होता है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। मीन्स फ्रीक्वेंसी फैक्टर मीन्स हर्ट्स में इसकी यूनिट्स है, मीन्स पर सेकंड में यूनिट्स है। अगर आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे मीन्स 1 अपॉन K इज इक्वल टू 1 अपॉन ए ई रेज टू पावर ई एड्जॉर्ब्ड अपॉन आर टी। ये कर दोगे, आपने क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया इस इक्वेशन का। अब इसकी यूनिट्स पहले हर्ट्स थी, अब 1 अपॉन हर्ट्स होगी, मीन्स सेकंड्स में यूनिट्स आ गई। अब इसकी यूनिट्स भी सेकंड्स में, इसकी यूनिट्स भी सेकंड्स में, क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म तो यूनिटलेस ही होती है। इसकी यूनिट्स भी किस में है, सेकंड्स में, इसकी यूनिट्स भी सेकंड्स में है। इसको हम बोलते हैं टो। ओके, टो बोलते हैं इसको, रेजिडेंस टाइम टो बोलते हैं। ओके, सो टो किसके इक्वल आ गया, टो 0 ई रेज टू पावर ई एड्जॉर्ब्ड अपॉन आर टी। आप यहाँ से निकाल सकते हो कि कोई भी मॉलिक्यूल सरफेस पे कितने टाइम के लिए रुका है। मीन्स आपको क्या पूछा गया है, टो पूछा गया है। टो का मीनिंग क्या है, रेजिडेंशियल टाइम। रेजिडेंशियल टाइम बोलते हैं इसको। ओके, सो रेजिडेंशियल टाइम किसके इक्वल है, टो 0 ई रेज टू पावर ई एड्जॉर्ब्ड अपॉन आर टी। आपको टेम्परेचर दिया होगा, ई एड्जॉर्ब दिया होगा, ए की वैल्यू दी होगी। अगर ए की वैल्यू पता है आपको तो टो 0 निकाल सकते हो, उसका रेसिप्रोकली करना है। सो टो की वैल्यू आपको पता लग जाएगी। ओके, सो ये क्या है आपके पास रेजिडेंशियल टाइम, कि कोई भी गैसेस मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर कितने टाइम के लिए रुका हुआ है। ऑब्वियसली अगर वो एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो डिजॉर्ब भी होगा। हमें पता ही है कि एब्जॉर्प्शन एंड डिजॉर्प्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। सो हमने निकाला है कि कोई भी मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर कितने टाइम के लिए ठहर रहा है, कितने टाइम के लिए रुक रहा है। ओके, सो वो किसके इक्वल आ गया, टो इज इक्वल टू टो 0 ई रेज टू पावर ई एड्जॉर्ब्ड अपॉन आर टी। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने लैंगमैन एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म देखा। ओके, कौन सी आपके पास क्या दो फॉर्मूलाज आए थे, दो ग्राफ बनाए थे हमने, 1 अपॉन वी एड्जॉर्ब्ड वर्सेस 1 अपॉन पी एंड पी अपॉन वी एड्जॉर्ब्ड वर्सेस पी। जो 1 अपॉन वी एड्जॉर्ब्ड वर्सेस 1 अपॉन पी में आपके पास स्लोप आ रही थी वो 1 अपॉन केवीएम आ रही थी एंड इंटरसेप्ट 1 अपॉन वीएम आ रहा था। पी अपॉन वी एड्जॉर्ब्ड वर्सेस पी में वो इंटरचेंज हो गया था। ओके, जो इंटरसेप्ट था वो 1 अपॉन केवीएम बन गया था एंड जो स्लोप थी वो 1 अपॉन वीएम बन गई थी। ओके, नेक्स्ट हमने देखा था डेल्टा एच कैसे निकाल सकते हैं, ln ऑफ P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी, T2 माइनस डेल्टा एच अपॉन आर, T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। फिर हमने देखा टो कैसे निकाल सकते हैं, टो इज इक्वल टू टो 0 ई रेज टू पावर ई एड्जॉर्ब्ड अपॉन आर टी। ओके, अब हम देख रहे हैं इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी थोड़े बहुत आए हुए हैं। मेनली क्वेश्चंस कैसे हुए हैं, थीटा की वैल्यू बताओ, केपी की वैल्यू बताओ, ऐसे क्वेश्चंस मैं नहीं करवा रही यहाँ पे। ओके, जो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हैं सिर्फ हम वही करेंगे। बाकी अगर आप करना चाहते हो तो प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कर सकते हो। ओके, अब हम कर रहे हैं इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यस फ्रेंड्स, क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा लिमिटेशंस हम डिस्कस कर लेते हैं एंड एक आधा टॉपिक रह गया वो डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो पहली बात तो जो लिमिटेशन है वो क्या क्या है लैंगमैन की। मेन लिमिटेशन तो यही है कि इसने क्या माना था कि ओनली मोनोलेयर इज फॉर्म्ड, अकेली मोनोलेयर ही बनती है। मीन्स एक ही लेयर में जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस के ऊपर अटैच होते हैं, ये इसने यही माना था, जो कि बिल्कुल गलत है। बिकॉज हम आगे कल BDT थ्योरी करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में BDT थ्योरी करेंगे, वो मल्टी लेयर फॉर्मेशन भी बताती है। ओके, सो फर्स्ट लिमिटेशन तो यही है इसकी। अब देखो जो हमने किया था थीटा इज इक्वल टू KP अपॉन 1 प्लस KP। ओके, थीटा किसके इक्वल आया था, KP अपॉन 1 प्लस KP। ओके, सो मीन्स आपके पास जो रेट है वो किसके इक्वल है, रेट किसके इक्वल है, KP अपॉन 1 प्लस KP के। सो मीन्स अगर आप एट हाई प्रेशर एंड एट लो प्रेशर देखोगे, अगर आप एट हाई प्रेशर देखोगे, एट हाई प्रेशर आपके पास क्या होगा, ये KP ज़्यादा हो जाएगा 1 से। सो मीन्स आप नीचे भी KP लिख लोगे, KP अपॉन KP 1 के इक्वल आ जाएगा। मीन्स थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो थीटा इज इक्वल टू P रेज टू पावर 0। मीन्स जो रेट है हाई प्रेशर पे वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर है। ओके जी, हमने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं जब हमने फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की थी कि जो एट हाई प्रेशर जो रेट होता है एड्जॉर्प्शन का वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर हो जाता है। ओके,
अगर आप एट लो प्रेशर देखोगे, एट लो प्रेशर क्या हो जाएगा, केपी की वैल्यू कम हो जाएगी, मीन्स आप इसको 1 लिख सकते हो, तो थीटा इज इक्वल टू केपी आ जाएगा, मीन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सो मीन्स अगर आप ग्राफ प्लॉट करो रेट, या फिर आप थीटा भी लिख सकते हो इसको, डिवाइडेड बाय रेट वर्सेस पी का, रेट वर्सेस प्रेशर का अगर आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, पहले तो आपके पास लीनियर आएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, बिकॉज एट हाई प्रेशर जो रेट है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है प्रेशर के। अब देखो अगर हम देखें कि जो लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है वो वैलिड किस रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हो सकती है, जो लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है वो किस टेम्परेचर पे एंड किस प्रेशर की रेंज पे वैलिड है। देखो सबसे पहले तो जो लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है उसने क्या अज्यूम किया था, क्या माना था कि एक तो पार्टिकल्स में, एक तो जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कोई भी इंट्रैक्शन नहीं हो रही, दूसरी बात कि अकेली मोनोलेयर ही बन रही है। ये दो मेन अजम्पशंस हैं। ओके, सो इसके लिए आपको क्या चाहिए, अगर आप प्रेशर ज़्यादा कर दोगे, अगर आप प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली मोनोलेयर की जगह पे आपको डबल लेयर भी मिल जाएगी, ट्रिपल लेयर भी मिल जाएगी, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करने के साथ जो एब्जॉर्प्शन का रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, मैक्सिमम गैसेस मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे, मींस मल्टी लेयर फॉर्मेशन कैन बी देयर। ओके, सो इसका मतलब क्या है कि हमें एट लो प्रेशर देखना पड़ेगा अगर आपको लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म देखनी है, एट लो प्रेशर एंड एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर क्यों, क्योंकि हाई टेम्परेचर के साथ क्या होगा, जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो थर्मल एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी, मीन्स वो टाइम पे ही डिजॉल्व भी कर सकते हैं एंड एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, सो दैट मल्टी लेयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी देयर। ओके, सो इसीलिए मल्टी लेयर फॉर्मेशन ना हो, इसीलिए क्या होता है, हम ये जो लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है ये हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे ही वैलिड होती है। ओके, सो ये थोड़े से टॉपिक रह गए थे, अब हम करते हैं इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो इसमें देखो क्या है, आपको इस क्वेश्चन में बोला गया है कैलकुलेट हाउ लॉन्ग हाइड्रोजन एटम विल स्टे ऑन द सर्फेस एट 298 केल्विन। अगर आपको ए की वैल्यू दी हुई है एंड ई ए की वैल्यू दी हुई है, सो बिल्कुल सिंपल, आपको टो इज इक्वल टू टो जीरो, टो इज इक्वल टू टो जीरो ई रेज टू पावर ई एड्जॉर्ब अपॉन आर टी होता है, यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है। ओके, नेगेटिव साइन नहीं है यहाँ पे, टो इज इक्वल टो जीरो ई रेज टू पावर ई एड्जॉर्ब अपॉन आर टी होता है। सो टो जीरो की वैल्यू क्या है, ये आपको ए दिया हुआ है, टो जीरो क्या होता है 1 अपॉन ए, मीन्स 10 पर -12, 10 रेज पर -12 ई रेज टू पावर 15,000 क्योंकि किलो जूल्स में डिवाइडेड बाई 8.314 इंटू 298। इसको सॉल्व कर लेना, वो आपके पास 2 आ जाएगा, मीन्स इतने आसान से क्वेश्चन आते हैं। सो टो इज इक्वल टू 0 ई रेज पावर ई एड्जॉर्ब अपॉन आर टी, आपने फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सेटेनॉल आर एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ रेडियस इतना। आपको क्या करना है कि जो सेटेनॉल के मॉलिक्यूल्स हैं उनको एड्जॉर्ब करवाना है सरफेस पे, जो सरफेस का रेडियस आपको दिया हुआ है, एरिया ऑफ ईच मॉलिक्यूल दिया हुआ है। सो मीन्स आपने टोटल सरफेस एरिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं किसके, सेटेनॉल के। सो मीन्स आपके पास जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एरिया ऑफ ईच मॉलिक्यूल। अब ये जो टोटल सरफेस एरिया लिखा है मैंने, ये टोटल सरफेस एरिया किसका होता है, ये एड्जॉर्बेंट का एरिया होता है। टोटल सरफेस एरिया किसका होता है, एड्जॉर्बेंट का। सो एड्जॉर्बेंट का जो एरिया है वो हम क्या लिखते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमेशा याद रखना, एड्जॉर्बेंट के एरिया को 4 पाई आर स्क्वायर लिखते हैं। यहाँ पे आप 4 पाई आर स्क्वायर लिख लो, आर की वैल्यू आपको ये दी हुई है 17.8 नैनोमीटर, नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना, डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ईच मॉलिक्यूल आपको ये दिया हुआ है 2.58 × 10⁻19, ये यहाँ पे पुट कर देना, आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। मेरे सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन का मकसद क्या था कि आपको यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया पे यहाँ पे कहीं पाई आर स्क्वायर मत पुट कर देना। ओके, ये टोटल सरफेस एरिया की जगह पे आप पाई आर स्क्वायर मत पुट करना, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास वॉल्यूम ऑफ CO absorbed on charcoal at 273 Kelvin at 2 different pressures is, जब प्रेशर 40 है तब वॉल्यूम 25 है, एंड जब प्रेशर 80 है तब वॉल्यूम आपके पास 40 है। Assuming Langmuir adsorption isotherm, the maximum possible वॉल्यूम दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड इज, मैक्सिमम वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई हो सकता है वो आपने बताना है। मैक्सिमम वॉल्यूम कितना हो सकता है, वीएम। वीएम ही क्या है, मोनोलेयर बनाने के लिए कितना वॉल्यूम, वही मैक्सिमम होता है, उससे ज़्यादा वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई हो ही नहीं सकता, वीएम। ओके, सो मीन्स आपने वीएम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वीएम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, जब वॉल्यूम इतना एब्जॉर्ब हुआ तो प्रेशर इतना दिया हुआ है, जब वॉल्यूम इतना एब्जॉर्ब हुआ तो प्रेशर इतना दिया हुआ है, आपने वीएम की वैल्यू पता करनी है। सो देखो, वी एब्जॉर्ब्ड अपॉन वी मोनो क्या होता है, वी एब्जॉर्ब्ड अपॉन वी मोनो थीटा के इक्वल होता है। थीटा किसके इक्वल होता है, केपी अपॉन 1 + केपी। ओके, सो अब देखो आपको वीएम की वैल्यू पता करनी है। वीएम की वैल्यू आप कैसे पता कर सकते हो, वी एब्जॉर्ब्ड की वैल्यू पुट करो। वी एब्जॉर्ब्ड कितना है, जब 25 है, 25 अपॉन वीएम इज इक्वल टू 25 अपॉन वीएम इज इक्वल टू केपी अपॉन 1 + केपी।
ओके, वी एब्जॉर्ब्ड अपॉन वी एम इज इक्वल टू के पी अपॉन 1 प्लस के पी। के कितने, के आपको नहीं पता, पी कितने आपके पास, जब हमने 25 पुट किया तो पी कितना है 40 के अपॉन 1 प्लस 40 के। ओके, सिमिलरली आप क्या करोगे, 40 अपॉन वी एम इज इक्वल टू 40 अपॉन वी एम करके 80 के 1 प्लस 80 के। ओके, सो आप यहाँ से वी एम की वैल्यू निकाल सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, वी एब्जॉर्ब्ड अपॉन वी मोनो इज इक्वल टू के पी अपॉन 1 प्लस के पी के इक्वल रखना है। या फिर आप इसको ऐसे करने की बजाय ना आप ऐसे करो, जो के पी होता है, जो आपके पास के पी होता है वो किसके इक्वल होता है, थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू पुट करो, वी एब्जॉर्ब्ड अपॉन वी मोनो, यहाँ से आपको ईजिली मिल जाएगा 1 माइनस वी एब्जॉर्ब्ड अपॉन वी मोनो। ओके, वी मोनो के साथ वी मोनो नीचे कैंसिल हो जाएगा, मीन्स वी एब्जॉर्ब्ड अपॉन वी एम माइनस वी एब्जॉर्ब्ड आ जाएगा। ओके, सो आपके पास के पी किसके इक्वल आ गया, वी एब्जॉर्ब्ड अपॉन वी एम माइनस वी एब्जॉर्ब्ड। सो अब देखो, अब आप पुट करो के पी की वैल्यू, के इंटू जब आप प्रेशर 80 ले रहे हो तो आपके पास वी एब्जॉर्ब्ड अपॉन वी मोनो, वी एब्जॉर्ब्ड कितना है, यस जब आपने क्या लिया है 80 लिया है तो आपके पास वी एब्जॉर्ब्ड कितना है 40 अपॉन वी एम माइनस 40। एंड आपके पास जब आप k इंटू 40 ले रहे हो तब आप यहाँ पे 25 पुट करोगे, वी एम माइनस 25। यहाँ से आप वी एम की वैल्यू निकाल सकते हो। इन दोनों को डिवाइड करो, आपके पास वी एम की वैल्यू 100 आ जाएगी। वी एम कितना आ जाएगा 100। ओके, सो आप ऐसे निकाल सकते हो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर आया हुआ है। ओके, सो कितना अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। फर्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आसान है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये कैसे करना है। स्लोप दी हुई है, इंटरसेप्ट दिया हुआ है, आपको एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट पूछा है इन पास्कल इनवर्स। साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन पास्कल इनवर्स बताओ। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना तो अभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इसकी यूनिट्स पर सेंटीमीटर है, इसकी यूनिट्स आपके पास जो स्लोप दी हुई है उसकी यूनिट्स आपके पास पास्कल पर सेंटीमीटर है, इसकी यूनिट्स पर सेंटीमीटर। आपको पास्कल इनवर्स चाहिए, सो मीन्स ऊपर क्या लिखोगे आप सेंटीमीटर -3, नीचे क्या लिखोगे पास्कल सेंटीमीटर -3। अब यूनिट्स क्या आ जाएंगी पर पास्कल, सो मीन्स सेंटीमीटर क्यूब में आपके पास क्या है 0.525 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 0.55। इसको आप डिवाइड कर दो, आपके पास वो आंसर आ जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ है, इससे आसान और क्या होगा। यूनिट से ही क्वेश्चन हो रहा है, आपको बेशक कुछ भी नहीं पता, आपको कुछ भी नहीं पता, आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट से ही आंसर आ जाएगा। ओके, सो ऐसे भी मीन्स ना जुगाड़ी वाला दिमाग भी लगाया करो। ओके, ट्रिक्स वाला दिमाग भी लगाया करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं तो फॉर्मूला में पुट करके ही निकालूंगा क्वेश्चन, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। ओके, जैसे भी क्वेश्चन निकालना है वैसे निकालो। आपको पेपर में सिर्फ और सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, आपको ये नहीं पूछेगा कोई कि ये कैसे निकाला है, ऑब्जेक्टिव है। ओके, सो प्लीज़ जैसे भी क्वेश्चन निकलता है वैसे निकालो, बट मेथड थोड़ा सा लॉजिकल होना चाहिए। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू।